SC ends immunity for legislature taking bribes. सो इस न्यूज़ को हम बहुत ही डीपली एनालाइज करने जा रहे हैं बिकॉज ये न्यूज़ आपके मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी दिस आर्टिकल हैज़ बीन कवर्ड ऑन द फ्रंट पेज. ठीक है. सो इस मुद्दे को समझने से पहले इस मुद्दे में बात इस चीज़ की गई है कि जो भी हमारे लेजिस्लेचर है मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ये विधान परिषद ये अगर घूस लेते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्रिमिनल कार्रवाई इनके ऊपर होगी. तो आखिर ये बात उठी कहाँ से कैसे उठी तो इसके बैकग्राउंड में जाके समझते हैं और समझते हैं कि अभी की जो कल का जजमेंट आया है 4 मार्च को उस जजमेंट में इसमें क्या क्या बातें की गई हैं. सो लेट्स बैकग्राउंड में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैपेंड 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी अंडर पीवी नरसिम्हा राव. इस गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी नहीं थी. इस गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत नहीं था एंड थिंग्स स्टार्टेड बिकम प्रॉब्लमेटिक क्योंकि ये दौर वो दौर था जब भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से भारत जूझ रहा था. 1991 रिफॉर्म्स यू ऑल मस्ट बी नोइंग. इसके अलावा 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी डिमोलिशन वाला केस हुआ था. सो इसको लेके राजनैतिक और आर्थिक रूप से भारत में बहुत ज़्यादा सिचुएशन वॉज नॉट वेरी गुड. सो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अजय मुखोपाध्याय हु वॉज दैट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने 26 जुलाई 1993 को पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए अगेंस्ट गवर्नमेंट. अविश्वास प्रस्ताव कि मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड. ठीक है. सो इसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लेके आए एंड उस समय पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ था दैट वाज 528. सो कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था 264 सीट्स तो 264 वोट्स इन फेवर. तो कांग्रेस गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर पाती हरा पाती और कांग्रेस के पास एग्जैक्टली उस समय 251 मेंबर्स थे. सो कांग्रेस के पास सभी 14 मेंबर्स कम पड़ रहे थे और यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई. यहीं पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि कांग्रेस नरसिम्हा राव ग्रुप ने कुछ ऐसे मेंबर्स थे पार्लियामेंट के जिनको पैसा देके उनसे अपने फेवर में वोट करवाया एंड देवर फेमस झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेमस लीडर शिबू सोरेन और उनके पार्टी मेंबर्स सूरज मंडल साइमन मरांडी एंड शैलेंद्र महतो. दीज वर द पीपल जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया. इसके अलावा भी एक और फेमस पर्सनालिटी अजीत सिंह जो कि चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं इनके ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि सर आपने इस अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1993 में लाया गया था उसमें सर आपने पैसा लेके कांग्रेस के फेवर में वोट किया एंड सो ये एलिगेशन की बात 1996 में एक मेंबर हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविंद्र कुमार फ्रॉम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा इन्होंने इस मैटर को पहुंचा दिया सीबीआई के पास 1996 में
एंड सीबीआई के पास मैटर पहुंचने के बाद सीबीआई ने प्रॉपर चार्जशीट फाइल किया एंड फाइनली दिस केस वेंट टू इन 1998 टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट in five judges bench में इस बात को एक्सेप्ट किया कि ब्राइब वाले केस में आप सिटिंग एमपी और सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते. क्योंकि संविधान के आर्टिकल 105 के अंतर्गत कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, सो इस बात को समझते हैं फिर से कि व्हाट हैपेंड इन 1998 जजमेंट, जिसको अभी कल के जजमेंट में इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया. सो व्हाट हैपेंड इन दिस जजमेंट, ये जो 5 जजेस के बेंच हैं जिसमें से 3 फेवर में थे, 2 अगेंस्ट में, एससी अग्रवाल एंड एएस आनंद. एससी अग्रवाल, दिस 2 जजेस वेर डिसेंटिंग नहीं, हम आपके इन तीनों से सहमत नहीं. और ये 3 बाबू राजेंद्र, जीएन रॉय एंड एसपी बहरूच, इन तीनों जजेस का मानना था कि चूंकि आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संवैधानिक रूप से इम्यूनिटी प्रदान किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, सो इन्होंने क्राइम कमिट किया, फिर भी इनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो. एग्जैक्टली ये इन्होंने 118 पेज का जजमेंट दिया था. दिस इज द जजमेंट 118 पेज का, दिस इज द जजमेंट विच दे प्रोवाइडेड. And in this judgment is said our conclusion is that the alleged bribe takers, मतलब हमारा निष्कर्ष ये है कि जिन लोगों ने ब्राइब लिया, जो तथाकथित रूप से जिन लोगों ने ब्राइब लिया, अदर देन अजीत सिंह, मैं बताऊंगा अदर देन अजीत सिंह क्यों. अदर देन अजीत सिंह have the protection of article 105 sub clause 2 and are not answerable in any court of law. ठीक है, सो यहाँ पे क्या इन्होंने किस पॉइंट को रेज किया कि ऑल्दो उन्होंने क्राइम किया, जैसे कि आप लोग जो भी हम आपके ये जो कंटेंशन है कि इन्होंने ब्राइब लिया है, ब्राइब लेके इन्होंने वोट किया, सो दिस इज अ क्राइम, वी एक्सेप्ट. बट अगेन जो संविधान का आर्टिकल 105 है, इसके अंतर्गत इनको इम्यूनिटी मिली हुई है. ठीक है, और इन्होंने अपने ही इस बात में, अपने जजमेंट में इस बात को बहुत सीरियसली मेंशन किया कि हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं. वी आर एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस दैट द अलेज्ड ब्राइब टेकर आर सेड टू हैव कमिटेड. हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं, बहुत सीरियसली अवगत हैं कि इन्होंने आप जिस क्राइम के बारे में बात करें, इन्होंने घूस लेके वोट किया है, ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही जघन्य अपराध है. इफ ट्रू, यदि यह आरोप सत्य है, तो दे हैव बार्टर्ड द मोस्ट सोलमन ट्रस्ट कमिटेड टू देम बाय दोज दे रिप्रेजेंट. तो जो जिनका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके विश्वास को इन्होंने तोड़ा है. बट अगेन इन सभी चीज़ों से अवगत होने के बावजूद भी हम इस बात को मानते हैं कि दे आर इनटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेनली अफोर्ड्स देम. जो संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया होगा, उस प्रोटेक्शन को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते. आवर सेंस ऑफ इमेजिनेशन, आवर सेंस ऑफ इंटेजिनेशन
should not lead us to construe the constitution narrowly, impairing the guarantee to effective parliamentary participation and debate. सो इन यहाँ पे जजेस का ये मत था कि पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन एंड डिबेट करने के लिए संविधान के आर्टिकल 105 के अंतर्गत पार्लियामेंट्री मेंबर्स को प्रावधान दिए गए कि आपके ऊपर आपने जो कुछ भी बोला पार्लियामेंट के अंदर में बहस करने के दौरान, आपके उन एक्टिविटीज़ को लेके आपके ऊपर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सो इन्होंने इस चीज़ को ग्राउंड बना के दे बोला कि नहीं, आर्टिकल 1502 के अंतर्गत इन लोगों को प्रोटेक्शन है. सो इन्होंने जो वोट किया पैसा लेके, ऑल्दो मे बी ये एक क्राइम आरोप सिद्ध होने पे बहुत बड़ा क्राइम है, बट फिर भी 105(2) के तहत इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है. सो दिस वाज द पॉइंट. ठीक है, ये कर देख लो आर्टिकल 1052 क्या कहता है. आर्टिकल 1052 कहता है कि संसद में कोई भी सदस्य संसद या किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. ठीक है, और अंडर आर्टिकल 1502 के ही प्रावधान के अंतर्गत इन लोगों को पनिशमेंट नहीं दिया गया. यहां पे एक चीज और गौर करना, इसमें लिखा हो एक्सेप्ट फॉर अजीत सिंह. इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर मैटर में क्या हुआ कि दिस पीपल, इन चारों ने, इनके अलावा कुछ और भी लोग थे, दिस 4 वेर मेन कल्प्रिट्स, इन चारों ने कैश लेके वोट किया था. और अजीत सिंह के ऊपर ये लगा आरोप, ये कैश तो लिए बट ये इन्होंने वोट नहीं किया. अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि आर्टिकल 105(2) आपको इस बात से इम्यूनिटी देता है कि आपके दिए गए, आपके द्वारा किए गए किसी कार्य से, आपके द्वारा कुछ भी जो बोला गया, आपके द्वारा जो किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. सो चूंकि इन्होंने वोट किया तो इन्होंने कार्रवाई की, और वोट देना इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है. सो इन लोगों ने चूंकि सदन के अंदर गतिविधि कार्यवाही की, इसलिए ये लोग 105(2) के अंतर्गत, आर्टिकल 105(2) के अंतर्गत इन लोग इम्यून है. बट अजीत सिंह चूंकि पैसा तो ले लिए बट इन्होंने वोट नहीं डाला. सो वोट नहीं डाला तो ये सदन के अंदर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की. अब जब कार्यवाही नहीं की तो ये जो आर्टिकल 105(2) है वो कहता है कि इन लाइबल टू विथ रिस्पेक्ट टू इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड. ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था जजमेंट का कि जब तक इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, जब तक आप सर सदन के अंदर कोई कार्यवाही करेंगे नहीं तब तक आर्टिकल 105(2) एक्टिवेट नहीं हो सकता है. सो अजीत सिंह के ऊपर कार्रवाई चला दी गई, इन सबों को बरी कर दिया गया और इनके ऊपर कार्रवाई हो गई. ठीक है, और हाँ, एक और जो सबसे बड़ी बात इस जजमेंट में थी वो ये कि सर आर्टिकल 1052, आर्टिकल 105(2) के तहत कोई कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि किसी जुडिशरी के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकती है. बट एक बहुत बड़ा उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हिंट किया था कि सर आर्टिकल 1052 के अंतर्गत वो जो हाउस है, वेदर इट्स लोकसभा और राज्यसभा, वो अपने मेंबर्स को पनिश कर सकते हैं. फॉर व्हाट? फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस,
सो वी कांट डू, बट ये अगर हाउस चाहे तो हाउस कर सकती है। इनफैक्ट आपको रिसेंटली भी याद होगा महुआ मित्रा वाली केस में एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उनके ऊपर सिमिलर केसेस में उनको उनकी मेंबरशिप को रिवोक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले आप राघव चड्ढा वाले भी केस देखे होंगे, उस वाले केस में किया गया था। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लोकसभा चाहे तो दे कैन ट्राई, ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो दिस वाज अ जजमेंट, ये 3 लोग का जजमेंट था ये। अरे इन दोनों बोला कि नहीं, आपके एएस आनंद अनस्सी अग्रवाल सेड नहीं, हम मेजॉरिटी वोट से सहमत नहीं, बिकॉज आप में फ्लॉ ये है कि सब कुछ सही है लेकिन आप एक पर्टिकुलर क्लास मतलब क्लास ऑफ लेजिस्लेचर को एबव द लॉ कर दे रहे हैं। मतलब जिन्होंने क्राइम किया बट क्राइम को आप पनिश नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप इनको रूल ऑफ लॉ और एबव द लॉ के रूल ऑफ लॉ के बियॉन्ड यू आर ट्रीटिंग देम। सो दिस वॉज द मेज crux of this judgment. This judgment came in April 1998, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको वेल सेटल्ड प्रिंसिपल हो गया कि भाई जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो दिए गए हैं मेंबर्स को ताकि आप बहुत फ्री हो के पार्लियामेंट में डिबेट करें, बहस करें, सो वो सेटल्ड प्रिंसिपल है और वो हमारे मेंबर्स को इम्यूनिटी देता है, ठीक है। देन अगेन दिस मैटर केम टू लाइट बिकॉज ऑफ दिस लेडी, एंड देखो हाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हर नेम इज सीता सोरेन। अब सीता सोरेन कौन है? शिबू सोरेन की बड़ी बहू। और 2012 में झारखंड से राज्यसभा इलेक्शन होना था, तो वहां से राज्यसभा इलेक्शन होने के लिए आर.के. अग्रवाल वॉज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और आर.के. अग्रवाल ने, ऐसा कहा जाता है कि इनको पेड समथिंग इन करोड़, 2.15 करोड़ रुपीज टू वोट इन फेवर ऑफ आर.के. अग्रवाल, ठीक है। एंड जिस दिन वोटिंग होना था उसी दिन सीबीआई ने इनको पकड़ लिया एंड सर मैटर फिर से खुल गया। अब ये फिर से ट्रायल शुरू हुआ। अब इनफैक्ट इस वाले ट्रायल में दोनों साइड, मतलब प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, दोनों यही 1998 वाले जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। जो लॉयर सीता सोरेन को डिफेंड कर रहे हैं उनका कहना है कि सर 1998 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, 5 बेंच का जजमेंट, कि मेंबर्स को इम्यूनिटी मिली हुई है। सो अगर ये प्रूव हो भी जाता है कि ये पैसा लिए थी वोट के लिए, सो शी विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, ठीक है। इनको आप पनिश नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका लॉ कहता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाट हैपेंड दैट टाइम, सीता सोरेन ने पैसा लिया बट इन्होंने वोट नहीं किया था। सो यहीं पे बाकी लोगों ने, इनके जो प्रोसिक्यूशन है उनका कहना है कि चूंकि मैं अगर 1998 के जजमेंट का ही अगर हवाला दूं तो चूंकि उस वाले जजमेंट में अजीत सिंह के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए थे क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर वोट नहीं किया, और जब तक वोट नहीं किया तो आर्टिकल 1052 विल नॉट बी एक्टिवेटेड। सो ये दोनों काउंटर डिफेंस प्रोसिक्यूशन के बीच काउंटर सेमी काउंटर चल रहा, और ये सारा चीज चल रहा 3 बेंच के पास। अब 3 जजेस के बेंच इन सुप्रीम कोर्ट बोला कि हाँ ये बात तो सही है। सो इट सेड कि नहीं,
चूंकि ये 1998 वाले जजमेंट से जुड़ा हुआ है तो इसको लार्जर बेंच के पास भेजो। सो 5 जजेस बेंच के पास मैटर पहुंचा और 5 जजेस के बेंच में जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ही सेड वेरी कैटेगोरिकली, उन्होंने इस बात को रखा कि ये 1998 के जजमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी। सो वी आर रेफरिंग दिस मैटर टू 7 जजेस बेंच, क्योंकि ये 5 जजेस बेंच है तो 7 जजेस बेंच चाहिए इस वाले ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए। और इस जब रेफर कर रहे थे तो उसी में चीफ जस्टिस ने एक बात बोली थी कि द पर्पस ऑफ आर्टिकल 1052 जिसकी हम बात कर रहे हैं, द पर्पस ऑफ आर्टिकल 1052 एंड 194, 194 भी सेम प्रोविजन है, वो विधानसभा के लिए है, is to ensure that members of parliament assemblies are able to discharge duties in atmosphere of freedom without fear of the consequences that might follow. So ये तो आपको इसलिए दिया जाता फ्रीडम ताकि आप बिल्कुल बिना डर भय के निष्पक्ष होकर अपनी बात सभा में रखो। The object clearly is not to set apart the members of legislature as persons who wield higher privileges in terms of immunity. So आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो पावर दिया गया, आपको प्रिविलेज दिया गया, उसका कहीं से भी यह उद्देश्य नहीं है कि आपको एक अलग क्लास बना दिया गया है जिनको सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। ठीक है। सो फाइनली दिस मैटर केम टू 7 जजेस बेंच लेड बाय आवर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, CJI DY चंद्रचूड़, and this is how this judgment came up yesterday. And this judgment, this 7 judges bench, और सबों में पूर्ण बहुमत है, मतलब सातों का सातों, एक भी डिसेंटिंग जज नहीं, सातों जजेस ने एक साथ मिलके बोला कि 1998 वाले जजमेंट में फ्लॉ था। सर फ्लॉ ये था कि आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को इस हद तक नहीं बढ़ा सकते हो कि जो फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करो। दे फाइनली ओवरटर्न दिस जजमेंट एंड गिव न्यू गाइडलाइंस। सो लेट्स सी व्हाट वाज यस्टरडे जजमेंट में क्या क्या की पॉइंट्स हैं। सो सबसे पहला इस जजमेंट में एक बात बोली गई, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज to claim exemption from the general law of the land. So sir exactly rule of law का जो कॉन्सेप्ट है कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो सर्वोपरि है, कोई भी आदमी उस लॉ के बियॉन्ड नहीं है। इस बात को अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो ग्रुप कैन क्लेम एग्जम्पशन, कि भैया हमारे पास प्रिविलेजेस हैं सो हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर है। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू से। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर इरोड द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है। विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट व्हाट सुप्रीम कोर्ट मेंशन। देन सेकेंड, एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स, इट इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द एस्पिरेशनल एंड डेलिबरेटिव आइडियल्स। दिस इज द की वर्ड यू शुड मेंशन अपने एसे में और जीएस के पेपर में। एस्पिरेशनल डेलिबरेटिव आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएट्स ए पॉलिटी which deprives citizen of a responsive and representative democracy. देखो रिस्पॉन्सिव समझ रहे हो, अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि सर आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सो यू आर रिप्रेजेंटिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में
रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डेमोक्रेसी में यू आर रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ पीपल, और इन मिलियंस ऑफ पीपल के विल के हिसाब से आप काम ना करके अगर आप पैसा लेके वोट कर रहे हो, तो आपने ये जो लिंकेज है इन दोनों के बीच का, अपने इस लिंकेज को तोड़ दिया। एंड दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसको आपने वायलेट कर दिया। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज ट्राई टू से। ठीक है, अगेन सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से भली भांति क्लियर किया कि आपको पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी तभी मिलेगी जब आप एक डेलिबरेटिव, क्रिटिकल और रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी को एंजॉय करेंगे, ना कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, पिछले वाले जजमेंट में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। फ्लॉ ये था सर कि अजीत सिंह वाले केस में देखा था, चूंकि उन्होंने वोट नहीं किया, सो उनके ऊपर आर्टिकल 1502 अप्लीकेबल नहीं हुआ और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बाकी लोगों ने पैसा लेके सदन में वोट किया, सो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 1502 एक्टिवेट हो गया। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, एक बार आपने कैश फॉर वोट वाले केस में एक बार आपने पैसा ले लिया, अब क्राइम प्रूव हो गया सर। अब वोट करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस क्राइम। सो पिछली बार जो गलती हुई थी, इस गलती को रेक्टिफाई किया। देन अगेन एक और बात कही, एक और बात काउंटर सामने, जो अपोजिट पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट सामने काउंटर ये बात रखी गई कि सर इट्स पॉसिबल कि अगर आर्टिकल 1502 के अंतर्गत हम इम्यूनिटी नहीं देंगे तो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स है उनको वोट नहीं करे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स रूलिंग पार्टी किसी मुद्दे पे समर्थन ना करे, उनको क्रिटिसाइज करे, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलवा दिया जाए। ठीक है, उनके ऊपर बोलने नहीं दिया जाए। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बट अगेन जिस तरह से कैश फॉर वोट वाले केसेस हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सदन की डिग्निटी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और क्रिटिकल डेमोक्रेसी सबको हार्म पहुंचाते हैं। सो वी आर गोइंग टू ये इम्यूनिटी ख़त्म कर रहे हैं। प्लस इस बात को भी साफ साफ बोला, द फ्रीडम ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर टू डिस्कस एंड डिबेट मैटर्स द मूवमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ हाउस इज ए की कंपोनेंट ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर अपनी बात को तभी रख पाएगा जब वो डेमोक्रेसी डेलिबरेटिव होगी। डेलिबरेटिव मतलब सर जहाँ पे हर इश्यूज को बहुत अच्छे से वाद विवाद डिस्कशन के थ्रू सुलझाया जा रहा है, उस पे डिबेट किया जा रहा है, और वो डिबेट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो मेंबर्स हैं विदाउट एनी फियर वो करें, डिबेट करें। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ये भी दिया, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी तरह का कोवर्शन और फियर नहीं दिखाना चाहिए, और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, सदन में बोलने की पूरी आज़ादी है, पूर्ण अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। सो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साथ साथ बोला कि हम आर्टिकल 1502 के अंदर जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी सिर्फ उसी केस में आपको मिलेगा जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप आगे बढ़ाने की बात करेंगे, और किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर आप फोर्सफुली, कोर्सिवली उसको इसकी बात को दबा नहीं सकते, उसको तंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंड फाइनली एक बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोली, द वोट
given by MP was an extension of speech. So therefore the freedom of a member of parliament to cast a vote is also protected by freedom of speech in parliament. So ये बात सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि आपको आर्टिकल 1502 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप पार्लियामेंट के अंदर बोलने की पूरी पूरी आज़ादी है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट ही है फ्रीडम ऑफ वोट, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वोट आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जो आपको फ्रीडम है बोलने का, सेम फ्रीडम को वोट करने का है। सो आप बिना किसी फियर के, बिना किसी दबाव के आप वोट करें अपने कॉन्साइंस से। लेकिन सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पेंडोरा बॉक्स ये खुल गया कि एट द सेम टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि आप पार्टी के विप फॉलो करो। अब पार्टी के विप अगर नहीं फॉलो करेंगे सो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दोनों के प्रावधान आपस में को कॉन्फ्रंट कर जा रहे हैं। सो दिस मे इन फ्यूचर इसको लेके हो सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके कभी ना कभी सुनवाई हो इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है। और जस्टिस चंद्रचूड़ रहेंगे तो इसमें होना ही होना है। अगेन जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने एक बात और कही गई कि सर ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, कैश फॉर वोट वाले केस में जो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें एक चीज़ और पॉसिबल है कि इसको जुडिशियल मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इसको ट्राई नहीं किया जाए। हाउस के पास खुद पावर है कि अगर से कोई मेंबर इसके प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहे हैं तो हाउस अपने आप उनमें अपने मेंबर को पनिश कर सकती है, जैसा भी महुआ मित्रा वाले केस में हुआ। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी क्लैरिफाइड, बोला देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मैटर देख रही है, सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियरी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये मैटर है, तो कोर्ट ऑफ लॉ इसको क्राइम एंड पनिशमेंट के एंगल से देख रहा है, ठीक है, और इसको लीगल मेरिट्स पे देख रहा है। लेकिन जो तुम्हारा हाउस है, हाउस लीगल मेरिट्स न देख के हाउस इस बात को देख रहा है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तुम्हारे जो प्रिविलेजेस थे तुमने उसका उल्लंघन किया, प्लस कॉन्टेम्प्ट ऑफ द हाउस। So you are not a judicial body. At best, you are quasi-judicial body. So आप ये नहीं कह सकते हो कि सर चूंकि हम पनिश कर सकते हैं तो आप मत करो। हम दोनों अलग अलग दायरे में, अलग अलग स्फेयर में हैं। हम इस मैटर को लीगल वाले स्फेयर से देख रहे हैं। आप लीगल स्फेयर से नहीं देख रहे हो, आप देखो सिर्फ इस पॉइंट से कि आपको हमने कुछ अधिकार दिए थे, अपने उस अधिकार को उल्लंघन किया। These are two different things, ठीक है। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड कि सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 14 का आपने उल्लंघन किया, जो तुम्हारा 1998 का जजमेंट था। इट सेड कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 से इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो किसी भी तरह के अलग प्रिविलेज देना, इट सोच आप एक डिफरेंट, सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली सेड कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इलेजिटिमेट क्लास, एक ऐसा क्लास जिसका कोई संवैधानिक वैधता नहीं है, ठीक है, और इस क्लास को आप स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो जो कि आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार का उल्लंघन है। सो दिस वाज क्रक्स ऑफ दिस एंटायर जजमेंट, ठीक है। और आपके काम की चीजें इसमें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन इंडिया के डेमोक्रेटिक रूट्स को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, आइडियल्स को फिर से स्ट्रांग बनाया है, फिर से इसको रिवाइव किया है, फिर से इसको बीकन ऑफ होप बनाया है फॉर द कॉमन मैन,
2014 में यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि सिंस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट हैज डन सो मेनी थिंग्स टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। और तब से देखें खास करके इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्ट्रांग रोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सो मेनी डिसीजंस एंड दिस डिसीजन इन द सेम लाइन कि इन्होंने आपने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट दोनों को प्रिंसिपल को अपहेल्ड करते हुए आपने संविधान के जो लूप होल्स थे उसको सर आपने प्लग किया। दिस इज वन पॉइंट जो आपके काम का है। यू कैन कोट, हो सकता है इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आ जाए और इनडायरेक्ट भी आ जाए। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कुछ अच्छे सेंटेंसेस बोले हैं। दिस कीवर्ड्स, दिस सेंटेंसेस प्लीज यूज इन योर मेंस आंसर, in your essay answer. It will make your answer and essay look very good. So this was the whole topic. Sir, another most important article is about India's nuclear program. ये आर्टिकल इसलिए आया है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। ही विजिटेड बिकॉज ये यहाँ पे कोर लोडिंग प्रोसेस देखने गए थे इन फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल केम। सर व्हाट इज कोर लोडिंग? सर ये आपका न्यूक्लियर पावर का कोर रिएक्टर है जहाँ पे आपको चेन रिएक्शन होता है। एग्जैक्टली सारा का सारा जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के थ्रू सारा इसी रिएक्टर में होता है। और इसके अंदर सर फ्यूल ऐसे रॉड में न्यूक्लियर मटेरियल्स को इसके अंदर सेट किया जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क क्योंकि न्यूक्लियर इट्स वेरी रेडियो एक्टिव मटेरियल। सो बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट कोर लोडिंग। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में। तो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर इज अबाउट, ठीक है। सो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर इज व्हाट इंडिया से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का सेकेंड स्टेज है। सो अभी हम ये देखने जा रहे हैं इस आर्टिकल में कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे पावर जनरेट करता है, हाउ इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, व्हाट इज इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इसको 3 स्टेज प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? और जैसा कि इस आर्टिकल में बात किया गया है कि अभी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, सो क्या क्या वो चैलेंजेस हैं? क्या हमारे पास ये चांसेस हैं कि इन चैलेंजेस ओवरकम करके वी कैन बिल्ड अ रॉबस्ट न्यूक्लियर एनर्जी इकोसिस्टम इन इंडिया? So in this article we are going to see that. So first see कि what is how nuclear energy is generated. होता क्या है इसमें? एक आपका हैवी फिसाइल मटेरियल होता है। फिसाइल मटेरियल मतलब ऐसा एटम जो आपके स्मॉलर एटम में टूट सके, और जब ये एटम इस पर न्यूट्रॉन के थ्रू बमबारी की जाती है तो ये स्मॉलर एटम्स में टूटता है, बहुत सारे फ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, प्लस सर आपके इसके साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है बहुत हाई क्वांटिटी में। नाउ सर दिस हीट एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हुई, दिस हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट स्टीम। इससे क्या होगा? स्टीम को तैयार किया जाएगा वाटर को हीट करके। अब ये जो स्टीम आपने तैयार किया, दैट स्टीम विल टर्न टर्बाइन। ठीक है सर, ये स्टीम प्रेशर पे जा रहा है, टर्बाइन आपकी घूम रही है सर, और टर्बाइन से डायनामो कनेक्ट है। जो आप लोग को पता होगा, डायनामो जब घूमता है सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी।
सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोर प्रिंसिपल ये है सर कि ये हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट हीट एनर्जी हमारा मेन कंसर्न है। ये हीट एनर्जी हमने यहाँ से लिया, उससे हमने स्टीम को वाटर हीट किया, वाटर हीट करने से स्टीम जनरेट हुआ, उस स्टीम से अपन ने टरबाइन चलाया, टरबाइन से डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज द बेसिक कोर प्रिंसिपल। अब इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? सो व्हाट हैपेंड 1960s में इंडिया वॉज लुकिंग फॉर इट्स कैसे यहाँ पे अपन न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने का वी आर लुकिंग सॉल्यूशन। सून होमी जहांगीर भाभा केम अप विथ अ सॉल्यूशन। इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि देखो हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे इंडिया में थोरियम के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं और अपन थोरियम को यूज़ करके काफ़ी हाई क्वांटिटी में और काफ़ी इजीली अपने यहाँ के रिसोर्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि सर ये थोरियम फिसाइल मटेरियल नहीं है, तो हम थोरियम के साथ प्लूटोनियम 239 ऐड करके वी आर जनरेटिंग यूरेनियम 233 और इट इज़ हाईली इनरिच्ड और फिसाइल मटेरियल। सो हम अपने यहाँ के एबंडेंट जो हमारे बहुत ज़्यादा थोरियम है उसको यूटिलाइज करके हम यूरेनियम जनरेट कर रहे हैं और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, जिस चीज़ में लास्ट स्टेज में है। उसके बाद सेकेंड स्टेज है सर। सेकेंड स्टेज में क्या है कि यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज का जो प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करके हम जनरेट कर रहे हैं प्लूटोनियम। और इनफैक्ट खुश आपके जान के ये आश्चर्य होगा कि इस वाले स्टेज में हम प्लूटोनियम को यूटिलाइज करके प्लूटोनियम ही जनरेट कर रहे हैं, बट लेस क्वांटिटी ऑफ प्लूटोनियम इज यूटिलाइज टू जनरेट मोर प्लूटोनियम। और यहाँ पे विथ प्लूटोनियम वी आर यूजिंग यूरेनियम 238 और यूरेनियम 238 इज नॉट हाईली फिसाइल मटेरियल। ये अपने यहाँ जहाँ भी बहुत लो क्वालिटी का यूरेनियम है जिसको यूटिलाइज करके हम प्लूटोनियम 239 जनरेट कर रहे हैं। और ये प्लूटोनियम 239 कहाँ से आ रहा है सर? दिस वी आर यूजिंग इन आवर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज अपन क्या कर रहे हैं कि वी आर यूटिलाइजिंग यूरेनियम 238 और यूरेनियम 238 को यूटिलाइज करके हम यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि अपन एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इनरिच करके ताकि रिएक्शन हो जाए, इसको इनरिच करके अपन एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है प्लूटोनियम 239 और इसको अपन यूज़ कर रहे हैं सेकेंड स्टेज। तो ये अपने इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ये होमी जहांगीर भाभा जी का कॉन्सेप्शन था कि एक टाइम पहुँचते पहुँचते हम अपने न्यूक्लियर पावर में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। सो दिस इज सेकेंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जहां पर ये मामला फंसा हुआ है सर। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा स्टेज को हम समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि फर्स्ट स्टेज में क्या है कि इंडिया में जो अवेलेबल यूरेनियम का रिसोर्स है जो कि लो क्वालिटी का है, हम इसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। चूंकि ये दिस इज नॉट ए हाईली फिसाइल मटेरियल, इसमें सिर्फ 0.7% जो नेचुरल यूरेनियम इंडिया में पाया जाता है उसमें सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235
होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यही सिर्फ ये वाला जो यूरेनियम है यही दैट विल क्रिएट एनर्जी। सो ये वाला बहुत ही कम क्वांटिटी में है। सो हम लोग इसको यूटिलाइज करके, जो अपने नेचुरल यूरेनियम इसको यूटिलाइज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और इस वाले में होता क्या है कि अभी जैसा अपन देखा न्यूक्लियर रिएक्शन में, अपन ने एक न्यूट्रॉन के थ्रू अटैक करवाते हैं एटम पे। इस एटम पर अटैक हुआ थ्रू न्यूट्रॉन, ये दो छोटे छोटे एटम में डिवाइड हुआ, प्लस बहुत सारे फ्री न्यूट्रॉन्स इस रिएक्शन से इमर्ज हुए, प्लस हीट एनर्जी। सो ये जो फ्री न्यूट्रॉन है बहुत ही रैपिड मूवमेंट के साथ ये रिएक्टर के अंदर घूमते रहते हैं बहुत बहुत फास्ट स्पीड से। और इसका पर्पस ये कि ये अपने आप में सेल्फ चेन रिएक्शन क्रिएट कर दे। ये न्यूट्रॉन दूसरे एटम से टकराए, बड़े एटम से, फिर उसको भी स्प्लिट करे, फिर वहाँ से दूसरा न्यूट्रॉन निकले दूसरे को टकरा के स्प्लिट करे। सो कई बार क्या होता है कि वी नीड, चूंकि यहाँ पे अपने पास जो यूरेनियम फर्स्ट स्टेज में यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट वेरी हाई क्वालिटी। सो हमें इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करनी होती है ताकि ये न्यूट्रॉन्स ज़्यादा बम्बार्डिंग करे आपके उसके ऊपर, आइसोटॉप्स के ऊपर, जो आपका एटम है यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम जो आपका है उसके ऊपर अधिक से अधिक अटैक कर सके। सो फॉर दैट हम ना कूलेंट यूज किया करते हैं। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए वी यूज कूलेंट। और इस वाले केस में मोस्टली हम वाटर यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेज था वहां पर हम हैवी वाटर यूज कर रहे हैं। व्हाट इज सर हैवी वाटर? इट इज D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इट्स नॉट नॉर्मल वाटर। इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि नॉर्मल वाटर में ये न्यूट्रॉन के को भी ऑब्जॉर्ब कर सकता है, बट ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। सो इससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बने रहेंगे। सो हमारा रिएक्शन तेजी से चलता रहेगा। प्लस वाई इट इज सेड प्रेशराइज्ड, क्योंकि हम इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब कि जो अपना हैवी वाटर है इसको हम लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो आप बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड या वाटर को आप लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हो, सो यू नीड टू इंक्रीज द प्रेशर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ये सर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। यही प्रेशर आप बढ़ा दो, 10 atm कर दो, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो जैसा जैसा आप वाटर का प्रेशर बढ़ाते हो, किसी भी लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हो, वैसा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो सेम इन द केस ऑफ D2O हैवी वाटर, हम इसको प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि ये स्टीम में कन्वर्ट ना हो, ये वेपराइज ना हो, ये लिक्विड फॉर्मेट में है। सो दिस इज प्रेशराइज्ड एंड फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और हाँ एक और चीज कि फर्स्ट फेज में, ठीक है, PHWR में एनर्जी जनरेशन के साथ साथ प्लूटोनियम 239 का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड दैट प्लूटोनियम 239 विल बी यूज्ड इन योर सेकेंड स्टेज। सो सेकेंड स्टेज इज व्हाट? FBR. What is FBR? Fast breeder reactor. इसमें क्या होता है कि ये जो अपने न्यूट्रॉन्स थे
ये न्यूट्रॉन्स बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। सो इनके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? कूलेंट, मॉडरेटर। सो इन दिस केस, इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम किसी भी तरह का मॉडरेटर यूज नहीं करते। सो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है वो नेचुरली फास्ट रहती है, इसको स्पीड को स्लो नहीं करते। सो दैट्स वाई फास्ट। और ब्रीडर इसलिए इस वाले स्टेज, जैसे मैंने पहले बताया, प्लूटोनियम हम जितना यूज कर रहे हो तो उससे ज़्यादा प्लूटोनियम को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जितना प्लूटोनियम यूज कर ज़्यादा प्रोड्यूस कर, दैट्स द ब्रीडर। वी आर ब्रीडिंग प्लूटोनियम। एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में वी आर यूजिंग प्लूटोनियम एज ए फ्यूल प्लस यूरेनियम 238। and through this we are generating more plutonium plus heat। और इसका जो साइकिल होता है, दिस साइकिल एक लूप की तरह होता है, डबल लूप होते हैं। डबल लूप समझिए कैसे? इसमें पिछले वाले में हम जो लिक्विड यूज कर रहे थे, जो कूलेंट, दैट लिक्विड वाज सर D2O, हैवी वाटर। इस वाले अपन यूज कर रहे हैं सोडियम। लुक, दिस सोडियम पूरे रिएक्टर के अंदर है। सो इसके अंदर, सोडियम के अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्लस हीट दोनों इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। नाउ दिस सोडियम ऐसे से लूप से फ्लो होते हुए एक दूसरे चैम्बर में जा रहा। ये एक स्टील या फिर कुछ ऐसा मटेरियल अंदर में है जहां से दिस कांट कम आउट, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज। तो यहाँ इससे हीट निकल रहा है और इस बड़े वाले चैम्बर में इज वाटर। तो जब सोडियम इस लूप से ऐसा होकर निकल रहा है तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो इससे नहीं पास हो रहे, सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये जो है आपका वाटर है, तो सोडियम ने यहाँ पे हीट दे दिया, दिस वाटर अगेन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम। और एक बार सारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट सेकेंड स्टेज का जो मेन पर्पस है, नॉट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट टू जनरेट एक्स्ट्रा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। एंड दिस इज थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो अपना फाइनल, जो थर्ड स्टेज जिसमें अपन यूज करेंगे थोरियम अलॉन्ग विथ प्लूटोनियम, जिससे अपने को एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और थोरियम को हम यूटिलाइज कर सकें। दिस इज व्हाट 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। लेकिन इसका अगर टाइम लाइन, इसका इवोल्यूशन देखेंगे, हाउ दिस इज इवॉल्विंग, सो यू विल सी कि इंडिया का न्यूक्लियर स्टेज प्रोग्राम बहुत सारे चैलेंजेस दे आर फेसिंग। सो लेट्स लुक वन बाय वन what exactly challenges they have faced over time. So as I told you earlier, this program was, मतलब ये अपना 3 stage nuclear program was planned by Homi Jahangir Bhabha itself. And fast breeder reactor का टेस्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर 1977 में अपने बनकर तैयार हो गया था। एंड उसके बाद से एक बहुत बड़ा हॉल्ट आ गया। 1977 से लेके 2003 तक वी डिडंट डू एनीथिंग, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। और इसके पीछे चीज़ें क्या थी? जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आए थे। व्हाट हैपेंड इन 1974, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट पोखरन टेस्ट। हमने फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया।
इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और अपने को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमने बना रहे थे कल्पकम में, उसमें हमें अपने को चाहिए था क्या, यूरेनियम 233 इनरिच्ड यूरेनियम, जो कि हमें फ्रांस प्रोवाइड करने वाला था। बहुत स्मॉल क्वांटिटी वी नीडेड सो दैट हम उस प्लूटोनियम वाले रिएक्शन को चला सकें। बट आफ्टर दिस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमें फ्रांस ने हमें ये सप्लाई देने से मना कर दिया, हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे। सो वी स्टार्टेड यूजिंग कार्बाइड फ्यूल, बट कार्बाइड फ्यूल इज नॉट एज इफिशियंट एज यूरेनियम 233। सो पूरा स्ट्रक्चर जो हमने जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। सो फॉर लॉन्ग टाइम दिस प्रोजेक्ट हॉल्ट पे रहा। देन अगेन 1998 वी हैड ऑपरेशन शक्ति। दिस इज आवर सेकेंड पोखरण टेस्ट by APJ, by वाजपेयी जी। दिस इज सेकेंड पोखरण टेस्ट। इसके बाद तो हमारे पर बहुत सैंक्शंस लगे। देन अगेन इन 2003 इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें फिर से अगेन वाजपेयी जी गवर्नमेंट के टाइम में वी थॉट वी शुड अगेन इनिशिएट our civil nuclear program. So that time a special purpose vehicle was formed। अपने जिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला जो स्टेज 2 है, इस चीज को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए, एंड दैट टाइम भवानी वॉज फॉर्म्ड, भारतीय नाविक विद्युत लिमिटेड। भवानी वॉज फॉर्म एंड डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी ने इस चीज में डायरेक्टली इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि भाई अपन इस काम को स्टार्ट करते हैं। सो अगेन बाय 2010 हमने बोला कि हम मॉडल तैयार कर लेंगे। हमने कॉस्ट बताया कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लेंगे, दैट विल बी 3500 करोड़ की लागत से। बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी, बहुत लंबा डिले हो गया। दिस प्रोग्राम केप्ट स्ट्रेचिंग। 2012 पहुंच गया। 2012 में हमने बोला कि नहीं, अभी भी नहीं पूरा हो पाएगा। कॉस्ट बढ़ गया अपना 5700 करोड़। देन अगेन वी रीच्ड 2018। अब बोले 6800 करोड़। धीरे 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 ये टाइम रन और कॉस्ट ओवररन होता गया, एंड वी रीच द प्रेजेंट स्टेज जहां पे अभी अपना फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप रिएक्टर पे काम चल रहा है। बट इस फेज में 1970 से लेके अभी तक में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। पहली चीज़ तो सर ये चेंज हुई कि एक जो सबसे बड़े जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे कि साल 2006 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हैपेंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 123 एग्रीमेंट। और इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील होने के बाद जो अपने पर सैंक्शंस लगे थे 1998 में, वो सैंक्शंस ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो गए। जैसे ही 2006 में ये डील हुआ, फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सप्लाई अस न्यूक्लियर फ्यूल फॉर सिविल यूज। So it was a good development, but various other things also changed, and जो चीज़ें चेंज की, ये
कि सर 2003 में जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया आफ्टर लॉन्ग गैप 1977 के बाद, सो सर तब से लेके आज प्रेजेंट डे न्यूक्लियर पावर में जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट इफिशिएंसी है, वो सर खुद क्वेश्चन में आ गई है। पहले वी यूज टू फील कि न्यूक्लियर पावर कॉस्ट इफिशिएंट भी होगा और ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को जो कि इसमें एमिशन नहीं होता तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। बट अभी रिसेंट टाइम पे सोलर एनर्जी 2.5 रुपीज़ कॉस्ट करता है पर एक यूनिट के लिए, KWH, किलोवाट आवर। वहीं न्यूक्लियर पावर कॉस्ट अराउंड 4 रुपीज़ पर यूनिट। सो कॉस्ट फैक्टर is becoming prominent. Why anyone will invest in nuclear power when solar energy is cheaper than nuclear? Second, what happened in 2011 Fukushima disaster? जापान में इट हैपेंड इन जापान में अर्थक्वेक आया और वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट, सो वो पूरा रेडिएशन फैल गया, इट कॉज हैवी डैमेजेस। थर्ड, बिकॉज ऑफ दिस घटना के बाद से पूरा वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डी न्यूक्लियराइजेशन। अब देखोगे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डिक्लाइन में शुरू हो गया। सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। इनफैक्ट इंडिया में भी कई जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट जब बिठाने के लिए बात की जाने लगी, सो मेनी प्रोटेस्ट हैपेंड। थर्ड चैलेंज इज वेस्ट डिस्पोजल। आप जो इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्पोज देम। इनफैक्ट आपके स्टेज 3 में भी वी विल जनरेट सो मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम 137, एक्टीनियम 227, रेडियम 224। सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट। उसके बाद सो मैंने हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत प्रेशर बन रहा है। व्हाट हैपेंड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने क्रिएट किया AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। ये किस लिए क्रिएट किया सर? जो भी न्यूक्लियर पावर का जो यूज हो रहा है सिविल पर्पस के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसको ये रेगुलेट करेगी। क्योंकि न्यूक्लियर इन्वॉल्व्ड है। न्यूक्लियर इटसेल्फ इज वेरी वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी। एक तो रेडिएशन पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा हजार्डस हो सकता है, या फिर इसको किसी और डुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी दैट कैन बी शेयर्ड विथ एनीवन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगेन ये जो AERB क्रिएट किया गया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया। मतलब किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के द्वारा पारित नहीं किया गया, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा किया गया। प्लस इस पर गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है। सो जब इंटरनेशनल एटॉमिक रेगुलेटरी जो एजेंसी है अपनी IAEA, दैट क्वेश्चंस AERB, बोलता कि नहीं AERB नहीं, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिया लेके आओ। इंडिपेंडेंट भी और स्टैट्यूटरी बॉडी हो, मतलब वो पार्लियामेंट के द्वारा किसी कानून के द्वारा पारित हो और उसके कानून के द्वारा उसकी स्थापना हो, और गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। इसी बीच में गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया कि नेशनल
सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल लाया, NSRA, टू रिप्लेस AERB विद बिल की फॉर्म में है। जिस स्टैट्यूटरी बॉडी की बात की गई थी, उस स्टैट्यूटरी बॉडी को लाने के लिए गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई, नेशनल सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी NSRA 2011। बट अगेन इस बिल में भी ये जो था NSRA बॉडी, इसके बारे में बात की गई कि दिस बॉडी इट सेल्फ इज हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम, इसके कंपोजिशन पे सो मच गवर्नमेंट कंट्रोल है, दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी तो नहीं है ये भी। दिस इज वन कंसर्न। एंड लास्ट कंसर्न इज योर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। SMR, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और स्मॉल रिएक्टर्स वो छोटे छोटे रिएक्टर्स हैं। और एक तो इनमें फ़ायदा क्या है कि इनको लो इनरिच्ड यूरेनियम के थ्रू आप इनसे ऊर्जा को जनरेट कर सकते हो, एनर्जी को। इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो दैट कैन इजिली बी इंस्टॉल्ड। इनफैक्ट वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड दिस टेक्नोलॉजी इज गेटिंग पॉपुलर। सो इन सभी चीज़ों के संदर्भ में देखते हुए इस जो अपना 3 स्टेज प्रोग्राम है, ये कितना सही और किस दिशा में जा रहा है, इसका पर्पस जो हमने सोचा था सच में वो अभी भी रिलेवेंट है कि नहीं है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन। अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं UNFCCC में, पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत हम ये करेंगे, हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे इसमें अपने एनर्जी बास्केट में, प्लस हमारा जो GDP इंटेंसिटी है उसको भी हम कम करेंगे। सो इन सभी चीज़ों के कारण फिर से न्यूक्लियर की तरफ ध्यान गया है कि नहीं, न्यूक्लियर को फिर से अपन स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट इट विल टेक टाइम, और ये वक्त ही बता पाएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा एंड कॉस्ट बेनिफिट कितना हाई है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पैसा लगाएं सोलार पे, हाइडल पावर प्रोजेक्ट पे, विंड पावर प्रोजेक्ट पे, सो दैट कैन गिव मोर आउटपुट इन कंपेयर न्यूक्लियर। या फिर हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे वी हैव टू थिंक कि हाउ दिस कैन बी मेड मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। सो दिस वॉज द सेकेंड टॉपिक। इन 2 मेन आर्टिकल के अलावा हमारे पास कुछ 2-3 प्रीलिम सेक्शन में भी हैं। एंड प्रीलिम सेक्शन में सबसे पहला आर्टिकल है अबाउट GI, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो हमने इसको बहुत ही डीपली कवर किया हुआ है। सो यू कैन रेफर दिस आर्टिकल इन PDF इटसेल्फ। PDF में आप पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सो यू कैन सी व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, कैसे इसको दिया जाता है, एंड व्हाट आर द एसोसिएटेड एडवांटेजेस। उसके अलावा कल मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने DOT डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस ने चक्षु लॉन्च किया है। सो सेकेंड प्रीलिम्स बूस्टर में वो दूसरा न्यूज़ के बारे में। एंड थर्ड इज़ अबाउट योर सर्वाइकल कैंसर, कैसे वैक्सीन्स के थ्रू सो मेनी वैक्सीन्स हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रिवेंट दैट। सो दिस यू कैन रेफर। सो दिस इज़ फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस, होप यू लाइक इट, ठीक है। सो एंड डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर वेबसाइट और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू ऑल।